ठीक है, तो दिनचर्या बेसिकली मैं 6-7 बजे के करीब उठ जाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 7 अल्टीमेटली लास्ट। नहीं, फेसबुक, नहीं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। नहीं, व्हाट्सएप तो जैसे कि फ़ोन ऐप होता है, फैमिली में कुछ शेयर करना हुआ, लेकिन जैसे जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने उसको बंद ही रखा क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। हाँ, मम्मी का फ़ोन होता था, तो उसपे किसी फैमिली से कुछ शेयर करना होता, तो वो मैं कर लेती थी। बाकी इंस्टाग्राम तो बिल्कुल नहीं, फ़ेसबुक तो बिल्कुल नहीं। पहला सवाल यही था कि तुम्हारा ग्रेजुएशन किस में हुआ है, किस साल हुआ है? उसके बाद जो दूसरा सवाल था, मतलब जो मेन सवाल था, वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविज़न क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, और कोई 5 पाथ ब्रेकिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं इंडिया में, उनके बारे में बताओ। प्रियंका जी, आपने रेवेन्यू ऑफिसर चुना है जिसमें फॉर्म भर रही थी आप, तो उसमें क्या उम्र का कुछ ऐसा कुछ था जो आपने जी, जैसे कि जो कट ऑफ डेट थी अगस्त हम्म, 2022, हम्म, उस टाइम अगर आपको सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होना होता, तो आप 22 साल की एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। हम्म, तो उस टाइम मेरी उम्र थी 21 साल 6 महीने। अभी मैं 23 की हूँ, मतलब हम्म, 26 जनवरी को मैं 23 साल की हो जाऊँगी, लेकिन 2022 में उस वक़्त 21 साल 6 महीने थे, तो मैं 22 साल की नहीं थी। तो ऊपर के जो लेवल 9 के पोस्ट होते हैं, 10 पोस्ट, 10 से ज़्यादा पोस्ट, उसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं थी, एज के वजह से। तो मेरे बिल्कुल। पास 5-6 पोस्ट ही बचे थे। उसी में से मुझे चूज़ करना था, तो दैट्स व्हाई रेवेन्यू ऑफिसर वाज़ माय फर्स्ट प्रेफ़रेंस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद रेवेन्यू सर्विस ही मेरी प्रेफ़रेंस रही है। यूपीएससी का इंटरव्यू क्रैक कर जाएंगी तो फिर अब क्या प्रेफरेंस रहेगा? आईएएस। आईएएस। जी। कार्डर कौन सा रहेगा आपका, कौन सा काडर, लेंगे? अब काडर पॉलिसी चेंज हो चुकी है, अब स्टेट नहीं होता, अब रीजन होता है। रीजन होता जैसे है। कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एक और स्टेट कंबाइंड है, वो हम्म, रीजन बेस्ड होता है। हम्म। तो ऑब्वियसली जैसे बिहार जिस रीजन में होगा उस रीजन में लेंगी, या फिर आप डेफिनेटली होम स्टेट तो सब होम प्रेफर स्टे? करते हैं, सब हम्म, प्रेफर करते हैं। हम्म, तो मैं भी करूँगी, लेकिन हम्म, ऐसी कोई बात नहीं है। आईएएस इज़ अबाउट ऑल इंडिया पॉलिसी। आपको हम्म, नेशनल लेवल पे सोचना है, ऐसे आप रीजनल माइंडेड नहीं हो हम्म, सकते वहाँ पे। प्रेफर तो मैं करूँगी, लेकिन जो भी मिल जाए, जो भी रीज़न मिल जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो आईएएस का एथोस होता है, ऑल इंडिया सर्विस, हम्म, वो होनी चाहिए। हम्म। जी। अब बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में क्या-क्या सवाल आपसे पूछे गए थे? जो लड़के देख रहे हैं, उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि हम ये तैयारी कर रहे हैं और इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। थोड़ा-सा इंटरव्यू के बारे में बता दें, क्या सवाल पूछे गए थे और किस तरीके से आपने उनका जवाब दिया था? जी, सो जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, वो मेरे ऑनर्स सब्जेक्ट से थे। जैसे कि मैं अभी 2022 में ही ग्रेजुएट हुई हूँ, तो उन्होंने बोला कि अरे आप तो फ्रेश ग्रेजुएट हो, आपको तो चीज़ें याद होंगी। तो मुझे लगता है कि जो जैसे अभी-अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जो जैसे आपने जो रिसेंटली, मान लो किसी ने मास्टर्स करा है, कौन सा सब्जेक्ट था आपका ग्रेजुएशन में? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल तो साइंस। जो आपकी रीसेंट डिग्री है, चाहे आपने बीएड करा हो, चाहे आपने एमए करा हो, जो भी किया उसको अच्छे से ब्रश अप कर लो, क्योंकि उनको पता होता है कि अभी रिसेंटली करा है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वो उधर ही से करते हैं। मेरे साथ तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड थे। जैसे कि हुँ, उन्होंने पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं उनके बारे में पूछा था, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हुँ, के बारे में पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में भी पूछा था। हुँ, हुँ, देन टूरिज्म के बारे में क्वेश्चन था, बिहार का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन था। हुँ, तो एक जो बेसिक कंटेक्स्ट था वो पॉलिटिकल साइंस ही था हुँ। मेरे मेरे साथ। पहला सवाल क्या था आपसे? पहला सवाल यही था कि तुम्हारा ग्रेजुएशन किस में हुआ है, किस साल हुआ है? उसके बाद जो दूसरा सवाल था, मतलब जो मेन सवाल था, वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोविज़न क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, और कोई 5 पाथ ब्रेकिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं इंडिया में, उनके बारे में बताओ। ऐसा कोई सवाल जिसमें लगा कि नहीं इसमें फँस जाऊँगा मैं, फँस फँस गया जाऊँगा हूँ? नहीं, लेकिन जैसे जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ओपन एंडेड, उसमें कोई एक फिक्स जवाब नहीं होता। आप कुछ भी बिल्कुल। बोल दो, देयर इज़ ऑलवेज़ अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उन्होंने बोला कि जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो जो टूरिज़्म है उसकी वजह से अफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जो लोग हैं रिक्रिएशन के लिए आना नहीं चाहते क्योंकि शराबबंदी है। तो आपको क्या लगता है कि शराबबंदी हटा देनी चाहिए? क्योंकि हमें टूरिज़्म को प्रमोट करना है। तो दैट वाज़ अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि शराबबंदी ऑब्वियसली एक बिहार के लिए एक लैंडमार्क सोशल पॉलिसी है। उसको हटाना इज़ ऑब्वियसली नॉट अ सॉल्यूशन। और जो टूरिज़्म है वो भी हमारे लिए एक मेजर बूस्ट टू जीएसडीपी है। तो उन उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो एक जो मिडल पाथ है, उसमें जो मिडल पाथ में हम क्या कर सकते हैं, तो वही जो मुझे समझ में आया मैंने बताया, बाकी चेयरमैन सर ने और भी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे आप कितने सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि
एक कॉमन मैन का जो पर्सपेक्टिव होता है बहुत स्ट्रेट, बहुत लिमिटेड लिमिटेड होता है। लेकिन एक जो एडमिनिस्ट्रेटर जितने एंगल से सोच पाता है, वो मुझे वहाँ पे पता चला कि अच्छा, इसीलिए कहते हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने वाइज़ होते हैं। वो डेफ़िनिटली वो होते हैं, नो आपने डाउट। जवाब क्या दिया था? मैंने बोला था कि सर कि हम जैसे कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल बात, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मुझे लगा कि ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा ना, आप नेटिव्स और नॉन नेटिव्स में बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो क्योंकि वही तो मैं कह रही हूँ, उसी में तो मैं फंसी, क्योंकि ना मैं हाँ बोल सकती थी, ना मैं ना बोल सकती थी, ना मुझे कुछ मिडिल पाथ समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने बताया गुजरात के बारे में, हमारी डिस्कशन हुई कि हाँ, वहाँ भी इस ऐसे स्पेशल रिलैक्सेशंस चलते हैं टूरिस्ट के लिए, तो वैसा कुछ प्रोविज़न बनाया जा सकता है, या फिर इंडिविजुअल कंजम्पशन जो है टूरिस्ट का, उनको लाना अलाउ किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ जो पॉसिबल हो सकती हैं, उस पे बेसिकली डिस्कशन हो रहा था। सर बता रहे थे, फिर मैं हुँ, अपना इनपुट दे रही थी, हुँ। फिर वो कह रहे थे, काउंटर क्वेश्चंस हो रहे थे, तो वो एक हेल्दी डिस्कशन जैसा वो क्वेश्चन था। इंटरव्यू से पहले आपने मेंटल प्रिपेयर कैसे किया? इंटरव्यू जो होता है वो आपके दिमाग में होता है, वो जो दिमाग का डर होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं, क्या पूछेंगे, नर्वस ना हो जाऊँ, नर्वस ना हो जाऊँ। मेरा बस एक ही दिमाग में मेरी एक ही बात चल रही थी कि मुझे नेचुरल रहना, जैसे मैं अभी हूँ। कोई भी ऐसा मेरे को नहीं फ़ील करना है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, कुछ डरावना हो रहा है। मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नेचुरल स्टेट है, उसमें खुद को रखना मेरा पहला टारगेट था। तो फ़ॉर्च्यूनेटली, लकीली मैं उस टाइम मेरे को नर्वसनेस नहीं हुई, मैं पैनिक नहीं हुई। मैं अंदर गई, अंदर जाने के बाद थोड़ा-थोड़ा होता है। जैसे ही सर ने बोला कि डोंट वरी, कुछ नहीं होना है, आराम से बैठो, टेंशन मत लो, तो उस टाइम फिर मेरी सारी टेंशन चली गई। डर था, होगा, नहीं होगा, क्या होगा? होगा, नहीं होगा, एक्चुअली जैसे मैंने बोला कि क्योंकि वो जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्योंकि मैंने मेंस मेरा अच्छा गया था, फिर मैंने अनइवैल्यूएटेड कॉपीज़ अपनी देखी, तो मुझे लगा कि हाँ, अच्छा लिखा है मैंने। तो इतना पता था कि 300 पोस्ट है, कुछ नहीं तो लास्ट रैंक तो आ जाएगी। एक पोस्ट तो मेरे को लग रहा था मे बी मिल जाएगा। तो चांसेस थे कि हाँ, जैसे टॉप नहीं कि टॉप 100 में, अरे लास्ट है 300 भी नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए, 300 रैंक भी आ जाए। लेकिन हो जाएगा ये, हाँ, था कि हो जाएगा, एक पोस्ट तो हो टॉप के जाएगी। बारे में आपको भी भरोसा नहीं था कि हाँ, टॉप कर भरोसा नहीं, देंगे। मतलब मेरे लिए टॉप करना बहुत बड़ी बात होती बड़ी है। बात है। बीपीएससी में टॉप करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो बिल्कुल। मेरे लिए तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू थो। उस टाइम मैंने नहीं सोचा था कि हाँ, मैं टॉप करूँगी। टॉप करना कोई नहीं सोचता, आई गेस। 2 मिनट आपका लेंगे। चाची से थोड़ा चाची हैं? बुआ। अच्छा, बुआ जी से बात जी, कर जी, लेते हैं बिल्कुल। और आपसे बात करेंगे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लोग टीचर हैं, पढ़ाते हैं। जी। वो किस तरीके से आज के लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या आपने सोशल मीडिया का उपयोग किया था, इस पे बात करेंगे। हाँ बुआ जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको। कैसा लगा बहुत आपके घर की बेटी बहुत अच्छा लगा। टॉप की है बिहार में? बहुत अच्छा लगा। बहुत हम लोग खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा। और भी तमाम जो दर्शक उनको क्या कहना चाहेंगे, अपनी बेटी को किस तरीके से तैयारी कराएं, या बेट फिर जो बेटी को सोचते हैं कि बस उनका शादी करा करके घर से विदा नहीं, कर देना हम चाहिए? लोग तो नहीं सोचते। मेरी बेटी भी पढ़ रही है अभी बनारस में। हम्म। तो हम लोग तो नहीं सोचते कि बेटी को कम उम्र में शादी कर देंगे। हम लोग तो जितना पढ़े बेटी पढ़ाते हैं। हम लोग यही कहते हैं किसी से भी कि बेटी को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ बेटी को। एक रोटी कम खाओ लेकिन बेटी बेटा को हाँ, पढ़ाओ। हम लोग बचपन से बच्चे को पढ़ाए हैं। मेरा बेटा बेटी दोनों बाहर में रहता है। हम्म। अभी भी पढ़ रही है मेरी बेटी। तो हम लोग तो नहीं जोड़ देते हैं शादी के लिए। हाँ, कुछ कर लेगी तो शादी होगा। शादी तो होना ही है, करना ही है शादी। लेकिन हाँ, कुछ अपने काबिल हो जाएगी तब तो शादी करेगा आदमी। बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि सब लोग बेटी को पढ़ाए। सब लोग बेटी को पढ़ाएं। हाँ, कम उम्र में शादी नहीं करे। आशीर्वाद दे रही है आपकी हाँ, बेटी, अब आईएएस निकाल लो तुम हाँ, और हाँ, टॉप हाँ, कर जाओ इसमें हाँ, भी, हाँ, देते हैं, बनेगी। यूपीएससी में टॉप कर जाओ। हाँ, करेगी, यूपीएससी में टॉप करेगी। हम लोग को विश्वास है। हम्म। ये परिवार मुझे लग रहा है बहुत कूल परिवार है। सबको भरोसा था पहले से कि बेटी कुछ न कुछ करेगी। मम्मी को, पापा को, बुआ को, दादी को, मुझे लगता है और भी भाई बहन जो, उनको भी भरोसा होगा। जितनी फ्रिक्वेंट तरीके से ये बात कर रही हैं, मुझे लगता है इंटरव्यू में ज़रा सा भी इनको हेजिटेशन बिल्कुल नहीं हुआ होगा। तो प्रियंका जी फिर से आपके पास आते हैं। पूरा परिवार खुश है, पूरा परिवार का इतना सपोर्ट मिला, उसके बाद आप आगे बढ़ी हैं, ऐसा आपको लग रहा है?
हाँ, जैसे कि आप क्वेश्चन कर रहे थे ना कि रिलेटिव्स का कैसा मेरे लिए रिस्पॉन्स था होने से पहले, पेरेंट्स का कैसा था। मैं आपको कहूँगी कि मैं इस मैटर में काफ़ी लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं, रिलेटिव जैसे आपने देखा बुआ, मेरी मासी, मेरी मामी, मतलब सब लोग हमेशा से मेरे को इतना प्यार मिला है सबसे। और इनफैक्ट आप मोहल्ले में किसी से जाके बात कर लो, आपको वो सेम एनर्जी उनमें भी दिखेगी, हमारी बेटी ने किया है। तो वो मेरी फैमिली इतनी बड़ी है ना, यहाँ पे भले ही वो पटना हो, लेकिन जो मेरी लोकेलिटी है, वहाँ की जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, वो इतना स्ट्रांग है कि मेरे लिए दैट इज़ माई रूट्स। मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं उसको नहीं भूलूंगी, मैं इन लोगों को नहीं भूलूंगी। मोहल्ले में कितने फ्रिक्वेंट थी आप? फ्रिक्वेंट मैं जैसे कि कभी किसी के घर भी कोई फंक्शन हो, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बिल्कुल जाती थी। मैं अभी भी जाऊंगी। सब जैसे मैं जब मैं बचपन में थी, मैं सबके घर जाया करती थी। सब बहुत मुझे मुझे बहुत प्यार करते क्योंकि थे। बहुत सारे टॉपर्स हमने बात भी किया है तो वो कहते हैं कि मैं बहुत रिजर्व रहा करती थी, ये वो, मैं लोगों के यहाँ ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं रहती थी, बातें नहीं करती, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, पूरा फ्रिक्वेंट जैसे कि थे। मैंने बोला कि पढ़ाई कितना भी कर लो 6-7 घंटे, उसके बाद आप क्या करोगे? मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों से बात करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे सामने ओपन अप हो पाते हैं, अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। और एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर आप रिज़र्व्ड उस वक़्त नहीं हो पाओगे, आपको एक्सेसिबल होना पड़ेगा। अगर आप में वो एक्सेसिबिलिटी वाली क्वालिटी नहीं है कि लोग बेझिझक आपसे बात कर पाएँ, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। एग्जैक्टली। हाँ, तब आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाओगे। मेरे मोहल्ले में जो गरीब से गरीब भी है ना, जो सबसे कमज़ोर से कमज़ोर भी है, वो भी आज मेरी पोती है, मेरी बेटी है, वो आपको ऐसा कहेगा। तो वो मैंने उनको वो उम्मीद दिलाई है, वो दिखाया है कि हाँ, मैं आपकी अपनी हूँ। तो मेरे साथ वो रिज़र्व्ड रहने वाली चीज़ नहीं थी। मैं रिज़र्व्ड हूँ। रिज़र्व्ड इन द सेंस व्हाट, कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ को बहुत पब्लिक नहीं करती हूँ सोशल मीडिया पे, या मेरे बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं घूमती-फिरती हूँ दोस्तों के साथ, वैसी लाइफ़ नहीं। बट हाँ, दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी की कम्युनिटी की तरफ मेरी कोई ज़िम्मेदारी है, अपने लोग, जो मेरे अपने हैं, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अब तो मम्मी पापा के लिए अलग ज़मीन आप लेंगी उनके लिए, क्योंकि मैं संदलपुर का इलाका जो देख पा रहा हूँ, वो सकड़ी गली इलाका है। आपका जो लाल बत्ती वाला हनहनाता हुआ गाड़ी आएगा तो यहाँ गली में तो घुस नहीं पाएगा। जैसे भले ही हमारी गलियाँ संकरी हों ना, लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। अभी आपने नहीं देखा नहीं, कल सबके सबके सब आए हुए थे, मतलब जो इतने बूढ़े लोग जो चल नहीं पाते, वो भी किसी तरह मेरे घर आए हुए थे। तो इस जगह पे जितना मेरी मम्मी पापा को या मुझे प्यार मिला है, मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह पे वो मिल पाएगा। तो ये लोग रह ही नहीं पाएंगे, ना ही मैं रह पाऊंगी। वो जो आइसोलेटेड कम्युनिटीज़ होती है, वहाँ तो हम लोग वो रह ही नहीं हनहनाता हुआ पाएंगे। लाल बत्ती गाड़ी अंदर ले लेंगे आप। अरे वो लोग जुगाड़ करके ले आएंगे, सब उठा के ले आएंगे। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं, बहुत हंसी मजाक हो गई। सोशल मीडिया पे आते हैं। सोशल मीडिया पे इन दिनों बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, कहते हैं कि हम टॉप करा देंगे बीपीएससी में, यूपीएससी में, और भी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। प्रियंकी मेहता टॉप की हैं बीपीएससी में, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यूट्यूब से कितना पढ़ी हैं, सोशल मीडिया से कितना पढ़ी हैं, सोशल मीडिया के जो महारथी गुरु कहलाते हैं उनसे कितना पढ़ी हैं, क्या कहेंगी इसको लेकर के? सर मेरा तो कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि मैं किसी से ऐसे पढ़ी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जैसे कि कुछ चैनल्स होते हैं, चाहे वो डीडी नेशनल हो, राज्यसभा हो, लोकसभा, राज्यसभा पे डिबेट शोज़ आते हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव। देन और भी वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फिर डिफेंस एनालिसिस होता है। वो सारे जो शोज़ थे, जैसे कि पर्सपेक्टिव, उसका जो हर दिन जो एपिसोड होता है ना, वो इट्स लाइक एक टॉपिक होता है वो जीएस का। और अगर आपने पिछले 1 साल के उस उन्होंने जितने टॉपिक्स कवर किए ना, आपने बस उसका नोट्स बना लिया, वो आपको याद रह गया ना, मैं आपको मैं बता सकती हूँ, हाँ, ट्राई मत करिएगा क्योंकि रिस्की हो सकता है। लेकिन मैंने तो आप लिटरली यूपीएससी का मेंस आप उससे लिख सकते हो, बीपीएससी भी लिख सकते हो। वो इतना एनरिचिंग वो डिबेट होता है, तो ऑब्वियसली वो डीडी भी वन देख करके राज्यसभा डी टीवी। डीडी नेशनल, उस डीडी पे जो नेशनल। न्यूज़ चैनल आती है, बिल्कुल एग्जैक्ट। जो डिबेट शोज़ आते हैं, न्यूज़ चैनल तो बहुत अननेसेसरी न्यूज़ भी होता है। फिर राज्यसभा टीवी का जो पर्सपेक्टिव होता है, या फिर जो हमारा मुद्दा, बहुत सारे ऐसे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स होते हैं जहाँ पे वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करते हैं, चाहे जैसे वो यूनिवर्सल हेल्थ हो, या वो टेलीकॉम रेगुलेटरी का से रिलेटेड कोई लॉ हो, या एक तो उसमें एक डेडिकेटेड शो आता है जिसमें जो जो लॉ से रिलेटेड कोई नया कानून बना हो, कोई अमेंडमेंट हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वो कवर करते हैं। तो राज्यसभा टीवी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूपीएससी के सिलेबस को कवर करती है कि अगर आपने उसके एपिसोड्स रेगुलरली बेसिस पे देखे और नोट्स बनाए, तो फिर तो मतलब उससे ज़्यादा एनरिचिंग कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं आप? नहीं, फेसबुक, नहीं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर? नहीं, व्हाट्सएप तो जैसे कि फ़ोन ऐप होता है, फैमिली में कुछ शेयर करना हुआ। लेकिन जैसे जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने उसको बंद ही रखा, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी।
हाँ, मम्मी का फ़ोन होता था तो उस पे किसी फैमिली से कुछ शेयर करना होता तो वो मैं कर लेती थी। बाकी इंस्टाग्राम तो बिल्कुल नहीं, फ़ेसबुक तो बिल्कुल नहीं, और जैसे कि आपने बोला क्या? फेसबुक, नहीं, नहीं, ये सब इंस्टाग्राम, जैसे ट्विटर। जो ऐसे ऐप होते हैं, नहीं, क्योंकि ये सब मेरे लिए अभी मेरे को नहीं लगता कुछ काम के हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे अपने लोग हैं मैं उन्हीं में ही खुश रहती हूँ, उसी में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो इतना वक़्त नहीं होता है मेरे पास। अब तो एक्सेसिबल होना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। हाँ, अब अधिकारी बन गई जैसे हैं। मैंने कहा कि उस टाइम मेरे लिए यूटिलिटी हुँ, नहीं थी। हुँ, अभी जब मैं अधिकारी बनूँगी तो जो मेरा बेस है, जो ऑडियंस बेस है वो बड़ा हो जाएगा। हुँ, तो जो इनको मैं हर को मैं पर्सनल लेवल पे जिनसे मैं बात नहीं कर हुँ, सकती। हुँ। तो सोशल मीडिया अगर उस टाइम मुझे लगेगा कि मेरे लिए एक नेसेसिटी बन गई है तो डेफ़िनिटली मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे और इसकी यूटिलिटी पे। आपके इंटरव्यू लेने से पहले मैंने कई पेरेंट्स से बात भी किया था। उन्होंने कहा था कि प्रियंकी मेहता जी का पूरा दिनचर्या आप पूछ कर के आए ताकि मैं अपनी बेटी को भी बताऊँगा, सेम टू सेम हूबहू करो। तो अब उनको भी अपनी बेटी को कराना है। ऐसा ऐसा दिनचर्या नहीं, ऐसा नहीं होता। शुरू जब आप उठती हैं तो आप किताब लेके बैठ जाती हैं। सी मेरी दिनचर्या कुछ नहीं होती। अगर किसी दिन मेरा मन हुआ तो मैं 2 घंटे टहल भी लेती हूँ। मैं 2 घंटे धूप में टहल लेती हूँ। मेरा मन हुआ तो मैं बुक्स भी पढ़ लेती हूँ। मेरा मन हुआ तो मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ। मेरी रूटीन एकदम रिजिड नहीं है। अगर सी क्या होता है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड इतना रिजिड नहीं होता, वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है। इनफैक्ट जो फीमेल्स की जो हमारी हमारी साइकिल होती है वो तो और भी कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से वेरी करती रहती है। तो आपको एक जो बॉडी का नेचुरल हार्मनी होता है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ज़बरदस्ती बॉडी पे, जैसे मैंने किया था, एक टाइम था जब मैं कोशिश करती थी मैं बहुत रिजिड रहूँगी, तो उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट मेरे हेल्थ पे दिखने लगा था। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, नहीं, जस्ट गो विद द नेचुरल रिदम ऑफ योर बॉडी। मेरे को लगता था जहाँ मेरी बॉडी कह रही है नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टडी, दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक स्ट्रेस, तो मैं बस रिलैक्स करती थी। तो ऐसे रूटीन मत बनाइए। बॉडी बॉडी के साथ पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आपको खुद को तकलीफ दे के ही आप कुछ अचीव कर सकते हो, हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है। वो जो नेचुरल फ्लो होता है आप उसके साथ जाके भी चीज़ों को अचीव कर सकते हो, और ज़्यादा हार्मोनियस होता है वो। अभी से आप अधिकारी के तौर पे डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं। डिप्लोमैटिक आंसर, क्योंकि सी अभी जैसे कि अधिकारी, मैं अधिकारी बन चुकी हूँ, बिल्कुल। तो मैं एक साइडेड पर्सपेक्टिव नहीं बता सकती, मुझे डिप्लोमैटिक आंसर देना होगा, जी, क्योंकि हर तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैं से नहीं हो एग्ज़ैक्टली। सकती ना। तो लेकिन दिनचर्या बता दीजिए थोड़ा-सा क्योंकि रिक्वेस्ट था लोगों का। अच्छा ठीक है, तो दिनचर्या बेसिकली मैं 6-7 बजे के करीब उठ जाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 7 अल्टीमेटली लास्ट। तो फिर 3-4 घंटे मेरा मन हुआ, जिस दिन मन हुआ कि मुझे पढ़ना है, जो कि इस वीक में 4-5 दिन, तो मैंने पढ़ाई करी। फिर मैं दोपहर में नैप लेती हूँ। नैप मेरे लिए मस्ट है, क्योंकि दिमाग को शांत रखना नैप ज़रूरी लेती होता हैं? है। जी, बिल्कुल। घर में लोगों को आधे दिन में सोने नहीं दिया जाता लेकिन उठो, अरे! क्या नहीं, सोना है, नहीं, पढ़ो। एब्सोल्यूटली सी क्या होता है ना कि दिमाग को, जैसे कि मुझे लगता है कि जब आपने जैसे 3-4 घंटे की सिटिंग कर ली दिन में, 7 से 11 अगर आपने सिटिंग कर ली, तो जब दोपहर हो जाता है 12-1-2 बजे का वक़्त, अगर आप उस टाइम एक छोटा-सा नैप ले लो, जितना आपका हो सके, आधे घंटे, 1 घंटे, स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, खासकर सिविल सर्विसेज़ वालों के लिए। तो उस टाइम क्या होता है ना कि आपने चीज़ें जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, उस रेस्ट के टाइम आपकी बॉडी उसको प्रोसेस कर लेती है, अच्छे से वो स्टोर हो जाता है दिमाग में। लेकिन अगर आप नहीं करो, उस टाइम अगर आप एक्टिविटी करते रहो, आप अभी भी एक्टिव रहो, तो मेरे लिए मुश्किल होता था। तो मैं जब नैप ले लेती थी तो चीज़ें फिर मेरा दिमाग शांत हो जाता था। फिर मैं जब दूसरी सिटिंग के लिए मैं बैठती थी दोपहर के बाद शाम को, तो फिर वो मेरे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होता था। रात में कितने घंटे पढ़ते थे लेट नाइट नहीं, स्टडीज़? लेट नाइट एक्चुअली मैं 10 बजे के बाद मेरा एक फिक्स था कि नहीं, रात को मैं नाइट आउल नहीं हूँ, मेरे से रात को पढ़ाई नहीं होती, मैं जल्दी सो जाती हूँ। नहीं भी नींद आती है, ठीक है, मैं अपनी बहनों से बात कर लेती हूँ, मम्मी से बात कर लेती हूँ, लेकिन रात को पढ़ाई मेरी मेरी वाली चीज़ नहीं है, मेरे से नहीं जो होती। लोग भी देख रहे हैं, इनको नहीं, गौर से देखें, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने खुद बताया है। नहीं, दिस इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। अगर उनको लगता है कि रात को पढ़ के होगा, सी कुछ लोगों का 4 घंटे में हो जाता है, कुछ लोगों को 12-13 घंटे लगते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको लेनी पड़ेगी तो आप लो। ये नहीं, मेरी अगर मैंने जो किया, ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो काम आए, आई क्योंकि बैक माय वर्ड्स। हाँ, एग्ज़ैक्टली, यू शुड या टेक योर वर्ड्स बैक। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैंने, जैसे कि मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिदम ऑफ योर बॉडी, रिदम ऑफ योर माइंड, एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है दोपहर में नैप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको मे बी स्पोर्ट्स कर लेना चाहिए, कोई हॉबी कर लेनी चाहिए, या म्यूज़िक सुन लेना चाहिए, जस्ट डू दैट। जस्ट मेरे लिए काम किया तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए ना, मे बी वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए, बैकफायर कर जाए, तो ऐसा नहीं है।
तमाम चीज़ें हो गई और कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी तरफ से जो आपने लग रहा सब है? आपने सब पूछ लिया, मैंने सब बता दिया, अब तो कुछ बाकी रह नहीं गया। बिल्कुल एग्जैक्टली अब हमने सारा कुछ बता दिया है। मम्मी से पूछ लिया, पापा से पूछ लिया, बुआ से पूछ लिया, दादी से पूछ लिया। ओवरऑल ये परिवार बिल्कुल सपोर्टिव रहा है प्रियंकी को लेकर के। तमाम जो अभी तक स्ट्रगल उन्होंने की है, तमाम जो तैयारियां उन्होंने की है, तो ओवरऑल जो हम कहते हैं कि एक टॉपर का ही खुद तैयारी नहीं होता, पूरे परिवार का तैयारी होता है। पूरा परिवार को उसमें सहयोग करना पड़ता, तब जा कर के टॉपर कोई टॉप करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।